एडुटीरिया द्वारा प्रकाशित बिहार तथ्य संग्रह का प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास इस चैनल पे पहले ही लोड कर दिया गया है। यह बिहार तथ्य संग्रह एडुटीरिया द्वारा प्रकाशित की गई है, जो बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार की सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें उनका संग्रहण बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। तो हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास तक इस बुक को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक बिहार के इतिहास को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार को निम्न भागों में बांट के इसमें बताया गया है। पहला है यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, दूसरा है जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आधुनिक बिहार, फिर है 1857 की क्रांति और बिहार, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, और नेक्स्ट है बिहार पृथक बिहार का गठन। तो चलिए हम लोग यूरोपीय कंपनी के प्रवेश से इसे शुरू करते हैं। बिहार में सर्वप्रथम कौन आए? तो पुर्तगाली आए। और पुर्तगाली आए कैसे? तो हुगली से पटना नाव द्वारा वो व्यापार करते थे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए और वह हुगली जो बंगाल में पड़ता है वहाँ से पटना नाव द्वारा वो व्यापार करते थे। उन्हें पटना से मुख्यतः सोडा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना में, जो कि अभी पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है, वहाँ डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की जो अभिरुचि थी सूती वस्त्र, सोडा आदि में थी। हम इससे पहले देख ही चुके हैं कि वो पटना से क्या व्यापार करते थे, तो सोडा, सूती वस्त्र इत्यादि। तो उनकी अभिरुचि उन्हीं में थी। फिर अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। इसीलिए माना जाता है कि सर्वप्रथम यहाँ पे डचों ने फैक्ट्री स्थापित की, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियाँ चलती रही। अंग्रेज़ों ने 1620 में उनसे पहले स्थापित किया, लेकिन यह बंद हो गया था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो है 1632 ईस्वी में बिहार आया था और उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी था। डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा, क्योंकि 1632 ईस्वी में हम लोगों पढ़ चुके हैं कि डच कंपनी यहाँ पे स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में आपको गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय जो है वह अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्रियां हैं, जो वर्तमान में स्थित हैं। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डेनिश कंपनी कब स्थापित की थी अपनी कोठी? तो 1774 में। मुगल शासक फर्रुखसियार 1713 से 19 ईस्वी तक यह मुगल शासक रहे। इन्होंने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैग्ना कार्टा है किस शासक ने दिया? तो फर्रुखसियार ने। और ईस्वी तो 1717 ईस्वी में। अब बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज के मध्य देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। किनसे? तो फर्रुखसियार से। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था, क्योंकि अलीवर्दी खां खुद को वहाँ का शासक समझते थे, नवाब समझते थे, और अंग्रेज़ों ने भी फर्रुखसियार से क्या किया था? तो व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए उन लोगों में संघर्ष चलते रहता था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी और मीर कासिम भी नए नए प्रयोग किए। उन्होंने भी स्थानीय व्यापारी पर से कर लेना बंद कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में फिर मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। जब 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया उसके बाद, और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। पहले मीर जाफर को बनाया, फिर मीर कासिम को, पुनः
मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बना दिया। उसके बाद मीर कासिम भागकर पटना आ गए। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, अंग्रेजों की तरफ से कौन थे तो हेक्टर मुनरो थे बक्सर के युद्ध में, ध्यान रखिएगा, के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, जिसमें संयुक्त सेना की हार हुई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार देना पड़ा। जब बक्सर के युद्ध में तीनों संयुक्त सेना की हार हुई तो उसके बाद 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी कौन थे? मिडल्टन। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का दीवान बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। सबसे अधिक प्रभाव पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। पहले 1770 में, फिर 1783 में पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। पूछा जाता है कि पटना में ब्रिटिश जो है गोलघर का निर्माण किसके द्वारा करवाए थे? तो जॉन गॉस्टिन के निर्माण के आधार पर। अब हम लोग जनजातीय विद्रोह को देखते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित। अब हम लोग जनजातीय विद्रोह को देखते हैं। एक तरफ विद्रोह है, फिर वर्ष है, फिर क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। तो तमार विद्रोह जो आपको 1789 से 94 के बीच हुआ और उसका क्षेत्र जो था छोटा नागपुर था और नेतृत्वकर्ता का पता नहीं है, कोई खास नाम नहीं था, सभी थे। चेरो विद्रोह 1800 से आपको 1802 के बीच में हुआ और किस क्षेत्र में? तो पलामू में, और इसके नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। जबकि हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के बीच हुआ चला और यह सिंहभूम के क्षेत्र में चला। और कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में चला, जिसके नेतृत्वकर्ता आपको बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह आपको 1855 से 56 तक चला, जिसके क्षेत्र जो है प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था और इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव थे। सरदारी विद्रोह जो है आपको 1858 से 95 तक रहा और इसका प्रभावित क्षेत्र आपको छोटा नागपुर सिंहभूम का क्षेत्र मिला। देखिए यह विद्रोह आपको 1857 की क्रांति के बाद हुआ और इससे प्रभावित क्षेत्र आपको क्या था? तो छोटा नागपुर सिंहभूम, लेकिन इसके भी नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं पता है। जबकि आप देखिए कि मुंडा विद्रोह आपको 1895 से 1900 ईस्वी तक चला और इससे भी प्रभावित क्षेत्र आपको छोटा नागपुर था। और मुंडा विद्रोह सबसे प्रसिद्ध विद्रोह रहा, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। और ताना भगत विद्रोह आपको 1913 से 14 ईस्वी तक चला और इससे प्रभावित क्षेत्र आपको गुमला है और जिसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ताना भगत विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे और प्रभावित क्षेत्र गुमला था। सभी के ईस्वी सन और नेतृत्वकर्ता को ध्यान से एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, उनसे जुड़े तथ्यों को देखते हैं। 1855 से 56 ईस्वी जो है इनका कालक्रम रहा। 1857 ईस्वी की क्रांति से अगर तुरंत पहले कोई विद्रोह हुआ था तो वह संथाल विद्रोह था और यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह भी पूछा गया कि संथाल विद्रोह जो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में उसे कौन से नाम से जाना जाता है, या दामन एक कोह के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो भागलपुर से राजमहल तक। ध्यान से पॉइंट को पकड़िएगा। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, दीकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं पढ़ा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। तो दीकुओं के बारे में क्या कंसेप्ट है कि जो बाहर से लोग आते थे उन्हें ये लोग दीकू कहते थे। तो इस विद्रोह का मुख्य कारण जो है दीकुओं द्वारा शोषण ही माना जाता है।
इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे आपको सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव ने किया था। किस विद्रोह का? तो संताल विद्रोह का नेतृत्व करता आपको सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव किए थे। यह भाई थे। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 और संथाल परगना में माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। देखिए, यह विद्रोह तो असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम अच्छे रहे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 पास हुआ, संथाल परगना बना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम संतोषजनक रहे। अब हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, जो 1895 में शुरू हुआ और जिसका अंत 1900 ईस्वी में हो गया। मुंडा विद्रोह जो है जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। मुंडा विद्रोह सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था और विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो उल गुलान विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। यह भी याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह के कारण क्या थे? अब हम उन्हें देखते हैं। तो इस विद्रोह का कारण था दीकुओं द्वारा शोषण, खुटकुट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। देखिए, खुटकुट्टी व्यवस्था वह थी कि वहाँ के लोग जो थे एक अपने प्राचीन तरीके से खेती करते थे, लेकिन बाहरी लोगों के आने के बाद उनकी उस व्यवस्था में परिवर्तन आ गया, उसे ही खुटकुट्टी व्यवस्था कहा गया। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। बिरसा मुंडा जो थे आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त किए थे और उन्होंने स्वयं को सिंहभोगा का अवतार बताया। सिंहभोगा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए बिरसा मुंडा जो स्वयं को सिंहभोगा का अवतार बताया। उन्होंने मुंडा जनजातियों को सुधारने के लिए आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक जनजातीय समुदाय खुद में सुधार नहीं करेंगे, वह दूसरों से, अंग्रेजों से जीत नहीं पाएंगे। मुंडा विद्रोह का तीव्र रूप जो है आपको 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। तो मुंडा विद्रोह का सबसे तीव्रतम रूप आपको 1899 ईस्वी में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ईस्वी में अंग्रेजों को कई जगहों पर हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 9 जून 1900 ईस्वी में। किसके कारण हुई? तो हैजा के कारण। और कहाँ हुई? तो याद रखिएगा कि जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो खुटकुटी व्यवस्था पुनः लागू की गई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकुटी व्यवस्था लागू की गई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1908 में। इसमें पूछा जाता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1908 ईस्वी में पारित किया गया। अब हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह एवं आंदोलन से जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। तो पहला जो है आंदोलन आपको बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। अब्दुल अल बहाव सबसे पहले कहाँ इसे प्रारंभ किए थे? तो अरब क्षेत्र में। और भारत में बहावी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता? तो सैयद अहमद बरेलवी राय बरेली ने नेतृत्व प्रदान किया। प्रारंभ में जो है बहावी आंदोलन का जो उद्देश्य था धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में यह बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र आपको सीतना था, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 4 प्रतिनिधि चुने, जिनके नाम थे इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। कौन कौन थे? तो इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराजी आंदोलन जो था वह बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल का फराजी आंदोलन किससे प्रेरित था? तो बहावी आंदोलन से। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई, अतः आंदोलन को दबा दिया गया। अंततः जो है इस आंदोलन को भी दबा दिया गया। अब हम लोग नोनिया विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, जो 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। नोनिया मुख्यतः सोरा उत्पादक वर्ग को कहा जाता था।
बिहार के सोडा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? तो जो सोडा उत्पादक वर्ग थे जिसे नोनिया कहा जाता था उनके द्वारा किया गया। और सोडा का उपयोग वो लोग बारूद बनाने में किया जाता था उस समय। बिहार में सोडा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। बिचौलिए क्या करते थे? कच्चा सोडा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा जो होता था उसको वह स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय गरीब हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया? नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोडा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर क्या किया? रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। जब अंग्रेजों के द्वारा रोक लगाया गया चुपचाप बेचने से, तो नोनिया जो है विद्रोह कर दिया। अंततः इस विद्रोह को भी अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। अब हम लोग लोटा विद्रोह के बारे में पढ़ते जो 1856 ईस्वी में हुआ, और यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, उसी के नाम पर इस विद्रोह का नाम लोटा विद्रोह पड़ा। लेकिन सरकार बाद में क्या हुआ? मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। तो लोटा विद्रोह में क्या हुआ कि लोटा के कारण विद्रोह हुआ था और वापस पीतल का लोटा देना पड़ा, तो यह विद्रोह सफल रहा 1856 ईस्वी में। अब हम लोग 1857 की क्रांति और बिहार, इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति जो है 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इसका एक डेट याद रखिएगा, 12 जून 1857 को। कहाँ? तो देवघर जिला में। किस गाँव में? तो रोहिणी गाँव में। किस इन्फेंट्री? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में जो है विद्रोह का नेतृत्व कब शुरू हुआ? तो 3 जुलाई को शुरू हुआ। किसके द्वारा? तो पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उनके द्वारा 3 जुलाई को शुरू हुआ। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि पटना में विद्रोह 1857 के विद्रोह को किसने दबाया? तो कमिश्नर टेलर ने। और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। कब? तो 25 जुलाई 1857 को। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन जो है दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। कब? तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। डेट याद रखिएगा, डेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। तो 30 जुलाई को सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में क्या हुआ? सैनिक शासन लागू हो गया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से क्या किए? 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। क्या किया उन्होंने? तो टिकारी राज पर हमला किया और 10,000 रुपया लूट लिया। जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुई 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया। किसने? तो कमिश्नर टेलर ने, जो पटना में विद्रोह को दबाए थे। मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ये जो है टेलर से मिलने नहीं गए और विद्रोह ही कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरंभ हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर जो थे वह मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किए और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। किसकी सेना को? तो ली ग्रांट की सेना को। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में क्या हुआ? सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। डगलस जो गोली चला तो कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लगा। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। इसीलिए इन्हें
बिहार का शेर भी कहा जाता है। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह जो थे वो अमर सिंह को पूर्ण सहयोग दिए। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। किसने? तो अमर सिंह ने। किस पहाड़ी से? तो कैमूर की पहाड़ी से। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकारी पुनः जो है स्थापित हो गए। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिया और महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। तो नवंबर 1858 में आपको 1857 की क्रांति पूरी तरह दबा दी गई। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना और उसमें बिहार की भूमिका। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. होम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए, पहले अधिवेशन में कोई प्रतिनिधि नहीं था बिहार का, दूसरे में 31। यह प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान से याद रखिएगा। 27वां अधिवेशन जो है कांग्रेस का बिहार में 1912 ईस्वी में हुआ और स्थान बांकीपुर पटना था, जिसके अध्यक्ष R.N. मधुलकर थे। और 37वां अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी में गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। 1922 ईस्वी में अध्यक्षता किसने किए थे? तो चित्तरंजन दास ने, और स्थान गया में। उस समय यह जेल से अध्यक्षता किए थे। 54वां अधिवेशन जो आपको 1940 ईस्वी में हुआ और स्थान रामगढ़ झारखंड था और अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब हम लोग बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। उस समय वायसराय आपको लॉर्ड कर्जन थे, जिसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी बनाया गया। घोषणा 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी 16 अक्टूबर से, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। किसके प्रेरणा से? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। कब? तो 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को। कहाँ पे? तो दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया। मुजफ्फरपुर बम कांड हम लोग पढ़ते हैं जो 1908 ईस्वी में हुआ। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु होगी। वो किंग्सफोर्ड पे फेंक रहे थे, लेकिन उसमें मारी गई प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या किया? तो आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस जो है पूसा में पकड़े गए। प्रफुल्ल चौकी आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। कितने वर्ष की आयु में? तो 18 वर्ष की आयु में। अब हम लोग होम रूल आंदोलन और बिहार देखते हैं। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी शाह एवं वेदनाथ नारायण जो थे सिंह इसके सचिव बनाए गए। किसके? तो होम रूल लीग की शाखा के। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 में एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। क्या था उद्देश्य? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। अब हम लोग चंपारण सत्याग्रह देखते हैं जो 1917 ईस्वी में हुई। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भड़ावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और ब्रज किशोर प्रसाद ने क्या किया? एक प्रस्ताव पेश किया।
किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे। कब पहुंचे पटना? तो 10 अप्रैल 1917 को, जबकि 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट थे W.J. हार्डकॉक, उन्होंने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। किन्होंने? W.J. हार्डकॉक ने। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को हार्डकॉक के द्वारा जो है धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। तो कब उन्होंने मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी? तो 13 मई 1917 ईस्वी को। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? तो सलाई थे। तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इनके अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष थे सलाई और ये सब सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ शुरू किए? तो चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तब उन्हें हम लोग देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण, ये सब जो थे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से ही प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। कहाँ के किसानों ने? तो मधुबनी जिले के किसानों ने। किसके नेतृत्व में? तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किए थे 1919 ईस्वी में। अब हम लोग किसान सभा के फैक्ट को देखते हैं। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो मोहम्मद शाह जुबैर के अध्यक्षता में। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, जबकि सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह किसान सभा के सचिव थे। गठन कब हुआ? तो 1922-23 में। कहा? तो मुंगेर, यह भी याद रखिएगा। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। तो औपचारिक किसान सभा की स्थापना किन्होंने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। पूछा जाता है कि बिहार किसान आंदोलन से कौन कौन जुड़े थे, तो इन सबके नाम याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1934 ईस्वी में। जबकि तीसरा अधिवेशन आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ 1935 ईस्वी में। कहाँ पे? तो हाजीपुर में हुआ। पहला के अध्यक्ष, दूसरे के अध्यक्ष, तीसरे के अध्यक्ष, सबको याद रखिएगा। नंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। किन्होंने? तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़हिया ताल में हुआ। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। तो 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उसके सचिव कौन थे? तो NG रंगा। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। अब हम लोग देखते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन को टेबल फॉर्म में, ताकि याद करना आसान हो जाए। तो प्रथम हुआ था सोनपुर में। कब? तो 1929 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। जबकि द्वितीय गया में हुआ 1934 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे।
और तृतीय जो है हाजीपुर में हुआ 1935 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब प्रमुख किसान नेता और उनके कार्य क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। यदुनंदन शर्मा गया से थे, जबकि यमुना कार्यई दरभंगा सारण से थी, और राहुल सांकृत्यान जो थे अननवाड़ी अंबाड़ी सिवान से थे। कार्यानंद शर्मा का कार्यक्षेत्र मुंगेर बड़हिया ताल था। अब इसके बाद हम लोग खिलाफत आंदोलन और बिहार से जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ खलीफा के साथ अपमानजनक शर्त के विरोध में खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हुआ था। और ईस्वी क्या था? 1919 से 23 तक था खिलाफत आंदोलन का आपको ईस्वी। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। तो हसन इमाम की अध्यक्षता में कहाँ सभा आयोजित हुई थी? तो पटना में। कब? तो 1919 ईस्वी में। और इसमें क्या निर्णय लिया गया? बहिष्कार का आह्वान किया जाए। जबकि 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। तो बिहार के सभी मुसलमानों ने कब हड़ताल किया? तो 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा। मतलब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में साथ साथ चला, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद की समाप्ति कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। कब? तो 1924 ईस्वी में। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे खलीफा पद को ही समाप्त कर दिए, इसीलिए यह स्वतः समाप्त हो गया। अब हम लोग असहयोग आंदोलन बिहार से जुड़े हुए फैक्ट को देखते हैं। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में से पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है सहयोग पर बल दिया गया। किसमें? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। तो नशाबंदी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? शाहाबाद में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। तो इन सभी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विधायिका के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। तो किस समय? असहयोग आंदोलन के समय। और उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। पूछा जाता कि वकालत किसने छोड़ा था सहयोग आंदोलन के समय? तो राजेंद्र प्रसाद ने। और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा किसने दिया? तो महेंद्र प्रसाद ने। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? तो 6 फरवरी 1921 को। किसके द्वारा? तो गांधी जी द्वारा। मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। कई बार प्रश्न पूछा गया कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजहरुल हक ने, और उनको वह भूमि उनके दोस्त खैरू मियाँ से दान में प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक किए थे। अब देखते हैं 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से ही दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। तो दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया? तो मजहरुल हक ने। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। तो प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए? तो 22 दिसंबर 1921 को। इस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो चौरा चौरी की घटना कभी? 5 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया। किसके द्वारा? तो मौलाना सज्जाद के द्वारा। किस चीज़ का? तो इमारत शरिया संस्था का गठन कहाँ पे? फुलवारी में किया गया। अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला है स्वराज पार्टी और बिहार।
कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन था 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ, तो बिहार के गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष आपको देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी और देशबंधु चित्तरंजन दास। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि जो थे विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन किन्होंने किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बिहार में फरवरी 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह जो थे इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। अब हम लोग साइमन कमीशन और बिहार से जुड़े फैक्ट देखते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। तो भारत कब आगमन हुआ साइमन कमीशन का, 1928 ईस्वी में। यह आयोग जो है भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 ईस्वी में आई थी के जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। बिहार में साइमन कमीशन कब आया, तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह भी पूछा जाएगा कि बिहार में साइमन कमीशन का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व। अब हम लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी को देखते हैं। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। यह देखिए 1931 ईस्वी के सोशलिस्ट पार्टी का है, जबकि 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य श्री नरेंद्र देव, और सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। इस संगठन का मुख्य योगदान जो था समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, इनसे जुड़े हुए प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, यह भी याद रखिएगा। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। कब हुई थी दांडी यात्रा आरंभ, तो 12 मार्च 1930 को, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया। और जब 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन हुआ तो उस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ जो है 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर तैयार किया गया। बिहार में कब आरंभ हुआ, तो 15 अप्रैल को। कहाँ से, तो चंपारण और सारण से, ये भी याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराबों की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जो थे सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई, तो 1930 ईस्वी में, और उसके अध्यक्ष सर अली इमाम। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया और विदेशी वस्त्रों का क्या किया, बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। किस आंदोलन के दौरान, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाए गए। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। किस आंदोलन के दौरान, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और गिरफ्तारी के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। जब राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा।
जब चौरा चौरी कांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, यह याद रखिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुए। कांग्रेस कितने सीट के लिए लड़े थे? तो 152 के लिए, जिसमें से 107 जो है कांग्रेस को मिला। बिहार में उनको पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट जो थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिए। किसे निमंत्रण मिला? तो श्री कृष्ण सिंह को। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो श्री कृष्ण सिंह जो है 1937 में जो है सरकार बनाने से इनकार कर दी। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। किन के नेतृत्व में? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। कब? 1 अप्रैल 1937 को। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, उस समय जो था मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। तो अगर यह भी पूछे कि बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, तो मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। और जब कांग्रेस जो है निर्णय ली कि अब हम सरकार बनाएंगे, तो मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 20 जुलाई 1937 को। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, जबकि रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को क्या किए? त्यागपत्र दे दिए। श्री कृष्ण सिंह कब त्यागपत्र दिए? तो 21 अक्टूबर 1939 को। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार, इनसे जुड़े हुए तथ्यों को अब हम लोग देखते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय जो महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। उस समय पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आचार्य के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र जो है गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उन छात्रों के नाम हैं उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया, जो आज भी है, हम लोग उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। किन्होंने? तो जयप्रकाश नारायण ने। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई।
इसके निदेशक कौन थे? तो सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। रेडियो प्रचार का दायित्व किन पे था? तो राम मनोहर लोहिया पर। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास स्थिर पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। स्वराज ट्रेन किन्होंने चलाया? तो बिहार के छात्रों ने। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। पहले क्या नाम था गांधी मैदान का? तो पटना लॉन्च। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति जो है घायल हुए। पृथक बिहार राज्य का गठन अब हम लोग देखते हैं। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। इन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? तो महेश नारायण थे। किसके? बिहार टाइम्स के। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। अंततः 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली, किन्होंने? तो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य को देखते हैं। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष आपको थियोडोर सुरीन थे और कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, उनके नाम हम लोग देखते हैं। श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सेलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि ये सब जो थी बिहार की महिलाएं थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली। आशा शाह 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नारायण सिंह की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। कौन कौन पुस्तक? तो चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र किन्होंने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की, जबकि राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। गांधी टोपी किनके द्वारा रचित है? तो राजा साहब के द्वारा। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। अब ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ वर्ष है, एक तरफ मुख्य घटनाएं हैं। 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निधन हुआ। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना। जबकि 455 ईसा पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना। 321 ईसा पूर्व आपको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध और 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ हुआ। जबकि 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ हुआ। 635 ईस्वी में ह्वेनसांग की बिहार यात्रा हुई और 673 ईस्वी में इत्सिंग बिहार की यात्रा पर आए। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई। जबकि 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय हुआ। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान हुआ। 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार आगमन हुआ। 1359 से 60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान है। जबकि 1504 ईस्वी सिकंदर लोदी का बिहार अभियान है। 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय प्राप्त की गई। 1532 ईस्वी में हुमायूं का नुहानियों पर विजय हुआ। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई जिसमें शेरशाह की जीत हुई। 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। जबकि 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और सूर वंश की स्थापना हुई। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण हुआ और 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1545 ईस्वी कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो गया। 1576 ईस्वी अकबर का बिहार विजय से जुड़ा है। 1616 ईस्वी मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण है। जबकि 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा हुई और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई। जबकि 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ जो कि सिख गुरु थे। 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा है। 1699 ईस्वी श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार का बिहार में राज्याभिषेक हुआ और 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन हो गया और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके उपरांत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। 1770 ईस्वी में बिहार में जो है आपको भीषण अकाल पड़ा 1770 में। 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ। 1821 ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। जबकि आपको 56 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ। 1857 में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ। 1865 ईस्वी पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन। 1874 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। 1884 ईस्वी राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ। 1899 से 1900 ईस्वी तक बिरसा आंदोलन चला। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1908 ईस्वी मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। 1911 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन हो गया। 1913 ईस्वी पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन से जुड़ा है और 1914 ताना भगत आंदोलन से 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जबकि आपको 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू हुआ। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ और मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना हुई। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। 1929 में बिहार
प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। 1937 ईस्वी बिहार प्रांतीय चुनाव। 1939 ईस्वी कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 ईस्वी फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हुए। 1942 ईस्वी में ही आज़ाद दस्ता का गठन भी हुआ, जबकि 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। इसके साथ ही आपको आधुनिक बिहार का इतिहास खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन लाइनर देखेंगे।